सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। इसमें हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू अ वायर। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को वायर से पास करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या एक तरीके से एनर्जी ही है, वायर कंडक्ट कर रही है, तो जो वायर होगा ना वो हॉट हो जाता है, ठीक है। द वायर गेट्स हॉट। When a current passes through a wire, a part of the electrical energy is converted into heat energy as a result of some resistance experienced by it, and as a result the wire gets heated. देखिए, कोई भी एक परफेक्ट कंडक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी उसमें रेसिस्टेंस होगा ही। तो जब भी वायर से करंट पास होता है तो उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि वो जो करंट है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इस वजह से जो वायर है गर्म हो जाता है। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट डायरेक्ट करंट इज़। तो जो डायरेक्ट करंट आता है हमारे घरों में, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये होती है जीरो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी ज़ीरो होती है। डायरेक्ट करंट इज़ अ स्ट्रीम विच इज़ ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एंड हुज डायरेक्शन रिमेंस कांस्टेंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। उसकी पोलैरिटी जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड टू अल्टरनेटिंग करंट विच कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन अ फिक्स्ड क्रोनोलॉजी, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ करंट इज़ फिक्स्ड। तो लेकिन जैसे कि इसका हम जस्ट अपोजिट देखें तो एसी करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में, कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ही फास्ट से चेंज करती है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट करंट में जो होता है फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं करती, वो फिक्स रहता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज़ 0 हर्ट्ज वाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट यूज इन इंडिया इज़ 50 हर्ट्ज। इस वजह से जो भी हम डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं इंडिया में उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 होगी, और एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज रहती है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस डैश फील्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ इन मोशन। तो जब भी करंट फ्लो करता है तो उस टाइम में बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, वो मोशन में हैं। उसी मोशन में होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। अ वायर कैरिंग करंट एंड अ लूप और सोलेनोइड कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। चाहे एक वायर हो, है ना, जो करंट पास कर रहा हो जिसमें, या फिर कोई एक सोलेनोइड हो, ठीक है, तो वो दोनों ही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और ओम्स लॉ, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम इन हुज ऑनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो जो ओम्स लॉ है, ठीक है, ये किनके नाम पे है, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे। तो ये इसमें ये बताना है कि जिन्होंने ओम्स लॉ दिया वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो वो थे जर्मनी से, ठीक है। द ग्रेट जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम गिव्स अ रूल इन 1826। तो जर्मन जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ही रूल दिया था 1826 में, और इस रूल के अकॉर्डिंग इन द सेम फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मीन्स जो वोल्टेज होगा, वो मतलब कैसे करंट पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी करंट के, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी या कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट एक आता है, वो होता है आर, ठीक है, वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आई क्या है, करंट है, और ये जो कांस्टेंट आर है इसको कहते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है, और वी पोटेंशियल डिफरेंस। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन एंड इट। तो जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब भी करंट फ्लो करता है मेटल्स के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। और ये किस पे, मतलब इसका जो होता है ना, किस तरीके से ये डिपेंड करता है, तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है मेटल्स के थ्रू, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं, इस वजह से हम वायर वगैरह मेटल से ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ईजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है, मेटल्स में।
However, when we increase the temperature, the vibrational motion of electrons increases and thus cause unwanted collision. लेकिन अगर हम बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि उनका मोशन काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा, जो कि वो आपस में उसमें कॉलिजन होने लगेगा, ठीक है। इस कॉलिजन की वजह से मेटल्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर द मोबिलिटी ऑफ करंट डिक्रीजेज एंड कॉजेज डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। और जैसे ही अनवांटेड कॉलिजन होगा वायर में, तो वो अच्छे से करंट फ्लो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वी कैन कंपेयर इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर विथ। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लाइक वाटर करंट इन द सिटी, इन द रिवर, ठीक है। तो बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है कि जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट। लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? करंट का फ्लो होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस साइड होगा, ठीक है। इन द सेम वे वाटर फ्लोज इन द रिवर्स फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू लोअर साइड। इस सेम क्या होता है, वाटर भी जो रिवर में फ्लो करता है वो हाई एल्टीट्यूड हाई हाइट से लोअर साइड की तरफ वो मूव करता है। सो वी कैन कंपेयर बोथ विच ईदर। इस वजह से हम दोनों के करंट को कंपेयर कर सकते हैं, वाटर करंट और इलेक्ट्रिक करंट। इवन दो इलेक्ट्रिक करंट हैज़ ए डायरेक्शन, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि देखिए पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक ये है एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा लग सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट में तो डायरेक्शन भी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका रीज़न ये है कि ना कि ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। एज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा एंड नॉट द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होता है ये ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग ही होते हैं। मीन्स 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर हम 15 कर देंगे, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स में हम ऐसे प्लस नहीं करते। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर, और इसकी यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट करंट की वो क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। तो जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं उससे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। An electrical conductor is defined as material that allow electricity to flow through them easily। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ईजिली जो है करंट को अपने थ्रू फ्लो करने देता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अलाउ देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। इसी प्रॉपर्टी को जो मेटल में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने देता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज द known as the electronic current। Conductors have free electrons which allows current to pass through them easily। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है ना कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है इसी को हम कहते हैं कंडक्टेंस। दिस इज़ द रीज़न वाई कंडक्टर्स आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जितने भी कंडक्टर्स हैं लाइक मेटल्स हैं उसके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। Copper, brass, steel, gold and aluminium are good conductors of electricity. We use them in electric circuit and systems in form of wires। तो कॉपर, ब्रास, स्टील, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम ये मेटल्स हैं तो ये काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वी यूज़ देम इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। इससे जितना भी वायर्स वगैरह होता है, जितने भी बने होते हैं वायर्स है ना, कनेक्शन जो होता है वायर का, उसमें हम मेटल के वायर का ही यूज़ करते हैं लाइक कॉपर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड मटेरियल इज़ कंडक्टर, कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। इसमें से कौन सा एक जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो इसमें जो आंसर होगा वो है ग्रेफाइट, ठीक है। ऑल्दो ग्रेफाइट क्या है? एक कार्बन का एलोट्रोप है, मीन्स कार्बन है, कार्बन तो नॉन मेटल है, फिर भी ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, फिर भी इसके पास काफ़ी अच्छी कंडक्टिविटी होती है हीट की भी और लाइक इलेक्ट्रिसिटी की भी। इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज़ 2.25। इट बर्न्स एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट को हम जब जलाएंगे तो ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। द वर्ड ग्रेफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्रेफीन विच मीन्स राइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट का जो वर्ड है ये बना है किससे? ग्रीक वर्ड ग्राफीन से, और इसका मतलब होता है राइट। और इस वजह से ग्रेफाइट का जो यूज़ हम करते हैं पेंसिल, लीड या फिर क्लॉक्स में करते हैं, ठीक है।
कॉपर वायर्स आर ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ आयरन वायर फॉर पावर ट्रांसमिशन बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं इन मतलब ना आयरन वायर का यूज़ ना करके। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है आयरन के कंपैरिजन में, क्योंकि कॉपर जो है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, कॉपर इज़ यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन इंस्टेड ऑफ आयरन बिकॉज कॉपर इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग मोर पावर देन आयरन। कॉपर को हम यूज़ करते हैं, कॉपर वायर को, पावर ट्रांसमिशन में, क्योंकि इसमें जो होता है ना ये ज़्यादा एनर्जी को कैरी कर पाता है। इट इज़ कन्वीनियंट टू कंडक्ट पावर ट्रांसमिशन। कॉपर वायर हैज़ लेस रेसिस्टिविटी देन आयरन, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है तो इसकी जो रेसिस्टेंस है, इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो आयरन से कम है। कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी अच्छा है सिल्वर है, बट हम इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओमिक कंडक्टर। इसमें से कौन सा एक ओमिक कंडक्टर है? तो ये है हमारे पास सिल्वर। ठीक है, एन ओमिक कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ टू टर्मिनल डिवाइस इन विच द वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैव अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जैसे कि जिसमें बहुत ही ईजिली जो करंट फ्लो होगा उसमें स्ट्रेट लाइन करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जो भी अच्छे कंडक्टर होंगे उसको हम बोलेंगे वो एक ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, क्योंकि ओमिक कंडक्टर किसको कहते हैं? जिसमें कि करंट का फ्लो काफ़ी अच्छे से हो, स्मूथली हो और स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, सिल्वर, कॉपर वायर, मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओमिक कंडक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन इट इज़ कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड दैट इट्स फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो कौन सा लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस अ कंडक्टर और टू द करंट फ्लोइंग, जो करंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो ये भी हमने जस्ट पढ़ा कि ये क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो वी होगा ना वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? आई के। इसी आई को हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? वी इक्वल टू आई आर। तो ये वी इक्वल टू आई आर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहता है ओम्स लॉ। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो वी और आई का जो रेशियो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल होगा? रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ़ देर इज़ नो चेंज इन फिजिकल स्टेट, अगर ओम्स लॉ क्या कहता है कि कभी भी कंडक्टर में अगर कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा हो, लाइक टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है कंडक्टर का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो उस पर अप्लाई होगा कंडक्टर पे, और उसमें जो करंट फ्लो होगा ना वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो वी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई के। वी इक्वल टू आई आर, जहाँ पे वी है पोटेंशियल डिफरेंस और आर है रेजिस्टेंस। ठीक है, और आई करंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का? तो इसमें जो है मरकरी भी है। ठीक है, मैग्नीज भी है, आयरन है, सारा मेटल्स है, बट एबोनाइट जो है वो कंडक्टर नहीं है। ठीक है, मटेरियल्स इन विच कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस इजीली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो कंडक्टर किसको कहेंगे? जो कि बहुत ही ईजिली जो है वो करंट को फ्लो कर पा रहा है। ठीक है, तो करंट का फ्लो कौन कर पाएगा? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? मेटल्स के पास होते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही जो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो इसमें इससे मरकरी हो गया, मैग्नीज, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब अच्छे कंडक्टर हैं। ठीक है, लेकिन एबोनाइट जो है ये रबर है, तो रबर एक अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेसिस्टेंस। इफ़ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज़ टू बी डिक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ रेसिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन। अगर हमें इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को कम करना है, ठीक है, तो हमें रेसिस्टेंस को किस तरीके से कनेक्ट करना होगा? तो हम तो रेसिस्टेंस, जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं, तो रेसिस्टर्स को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है सीरीज में, ऐसे यहाँ पे करा फिर ऐसे करा। ठीक है, ये हुआ सीरीज में। अगर इसकी रेसिस्टेंस अगर 5 ओम है, इसकी है 10 ओम, तो दोनों मिला के हो जाएगी 15 ओम। ठीक है, तो सीरीज में हम नॉर्मल एडिशन करके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन यही चीज़ अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, इसको ऐसे रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट करा, दूसरा ऐसे करा, ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे अगर ये 5 ओम है और ये 10 ओम है, तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा ना वो ऐसे निकालते हैं 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5। ठीक है, तो ये कितना आएगा? इसकी एलसीएम 10 आ जाएगी। 1 + 2 3/10 दैट इज़ 10/3। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 10/3। तो ये 3.33 आ गया। मीन्स क्या हो गया कि अगर हम रेजिस्टर, जितने भी रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, जिसके पास रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टर हो गया। ठीक है,
जिसके जितने भी रेसिस्टेंस अगर हमें कम करना है तो उसके इंडिविजुअल वैल्यू से भी हमें कम करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। रेसिस्टेंस आर यूज्ड इन पैरेलल ऑर्डर टू रिड्यूस नेट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। जितने भी रेसिस्टर्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं कि इसमें पैरेलल में लगाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है उसको कम कर पाएँ। If the resistors are combined in such a way that there is same potential on the end of each resistance, then it is called parallel sequence combination. अगर हम रेसिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि दोनों साइड में जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक रेसिस्टर्स है और दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, दोनों के बीच में जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगी ना, ये इस पॉइंट पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे वो सेम होगी। ठीक है, दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। वेयर द सीरीज सीक्वेंस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। अगर हमें मैक्सिमम अगर रेसिस्टेंस चाहिए तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल कंडक्टर इज़, तो जितने भी मेटल कंडक्टर्स हैं उसकी रेसिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करती है, तो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के। ठीक है, लेंथ के, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इफ द लेंथ ऑफ अ मेटल कंडक्टर या फिर मेटल कंडक्टर इज एल, द एरिया ऑफ इट्स ट्रांसवर्स सेक्शन ए एंड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, सो द रेजिस्टेंस आर ऑफ द मेटल कंडक्टर इज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी हमारे पास लाइक कंडक्टर्स होते हैं, मेटल कंडक्टर्स होते हैं, उसका जो रेजिस्टेंस होता है आर की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगी, ए के। ठीक है, जब हम यहाँ से इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बढ़ेगी। ठीक है, एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, therefore the resistance of a metal conductor is directly proportional to its length and the resistance of conductor increases as the length of conductor increases and decreasing the length of resistance of the conductor decreases। सिंपल सा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लेंथ को कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, वेयर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स ट्रांसवर्स सेक्शन। लेकिन हम अगर एरिया के साथ इसका रिलेशन देखें तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर्स R1 एंड R2 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी कोई भी दो रेसिस्टर्स R1 और R2 अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, R1 प्लस R2। ठीक है, और अगर पैरेलल में करें तो वो ऐसा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो होगा ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर एडेड इन सीरीज सच दैट इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द सेकंड एंड ऑफ द ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टर को अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा कि एक जो रेजिस्टर का एंड है, लाइक ये अगर ए है रेजिस्टेंस और दूसरा ये बी है। ठीक है, तो इसका जो एंड है और इसका एंड दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं। ठीक है, दस इन दिस कॉम्बिनेशन यूनिफॉर्म करंट फ्लोज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। तो जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर्स को तो दोनों के अक्रॉस जो है करंट वो सेम फ्लो करेगा। ठीक है, R1 and R2 are called in series order. Their equivalent resistance is R equal to R1 plus R2। ठीक है, जब भी अगर कोई भी रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी ना, बस दोनों के हम सम के बराबर लिख देते हैं। और अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करा है तो ये ऐसे होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन अफेक्ट करता है। पहला तो रेसिस्टिविटी, रो को ही रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, हमें पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, जहाँ पे ये रेसिस्टिविटी है इस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और एरिया पे भी डिपेंड करता है। मीन्स ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट इम्पीड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है ना, वो अपने साइड से करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम
रेसिस्टेंस, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, लेंथ ऑफ वायर पे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रो पे, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। हैंस द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, द एरिया ऑफ ट्रांसफर कट ऑफ द कंडक्टर वायर एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर, हैंस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो किसके वजह से कनेक्ट डिपेंड करेगा, रो पे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर सेक्शन मीन्स ए पे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रांसफर सेक्शन, और ये रेसिस्टिविटी पे, ठीक है, और लेंथ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स। इसमें से कौन सा जो है फैक्टर जिसके ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। तो रेसिस्टिविटी जो है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स ट्रांसफर सेक्शन। तो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के। और एरिया में वो उसका जो एरिया ऑफ ट्रांसफर सेक्शन होगा, ठीक है, मीन्स आर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एल अपॉन ए के। मीन्स कह सकते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसलिए कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे हैव। जब भी कोई दो रेसिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो क्या सेम होगा दोनों के अक्रॉस, ठीक है। दोनों के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर सीरीज में होंगे तो करंट सेम होगा, ठीक है। अगर पैरेलल में होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। याद रख सकते हैं, पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। When two resistors are connected in parallel, the electrical potential difference at the both end of both resistance will be same, whereas the current carrying by them will be different. जब भी हम दो रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो दोनों के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बट करंट जो होगा दोनों के अक्रॉस सेम नहीं होगा। When the temperature of a semiconductor is increased, its resistivity, जब भी टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं सेमी कंडक्टर में, ठीक है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, जो कि ना बहुत अच्छे कंडक्टर हैं ना ही बहुत बेकार हैं, ठीक है, बिल्कुल बीच में है। तो उसके जो अगर हम उसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, उसकी रेसिस्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम सेमी कंडक्टर की जो है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, वो डिक्रीज़ करेगी। ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड गेन सफिशेंट थर्मल एनर्जी टू जम्प टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ऐसा समझते हैं कि हमारे पास दो बैंड होता है, ठीक है। एक तो होता है ये वैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सेमी कंडक्टर के यहाँ पे, ठीक है, एक दो यहाँ पे है। बट जैसे हम हीट करते हैं ना सेमी कंडक्टर को, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास एनर्जी आ जाएगी वैलेंस बॉन्ड में, तो वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएंगे, मीन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और करंट जो वो कैरी करते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी है ना वो बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर या फिर एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिट द फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक पावर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से बोल रहा है कि पावर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। पावर को इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है यूनिट, ये होता है वॉट। 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 10,000 वाट्स ना 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट्स होता है, ठीक है। तो यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, ठीक है। अ वॉट इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू 1 एम्पियर अंडर द प्रेशर ऑफ 1 वोल्ट, ये भी सही है। प्रेशर नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वॉट आवर, ये भी सही है, ठीक। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 10,000 वाट, ये गलत है, ठीक है। ये होता है कितना, 1000 वाट के इक्वल होता है 1 किलोवाट। द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी जल्दी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है, मीन्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, पावर कहेंगे। इसकी यूनिट क्या है, वॉट है, और इसको अगर हम ज़्यादा वैल्यू है इसकी तो हम इसको किलोवाट मेगावाट में भी मेजर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी, तो पी इक्वल टू होता है वी आई, ठीक है। इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसमें से बोला है कौन सा, ये तो सही होगा, ये वी आई तो सही है, ठीक है।
अगर हम जानते हैं कि v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, मीन्स ये भी सही है, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर हो गया, तो ये आई आर स्क्वायर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा। तो सच combination of various electrical equipment and instrument in which the use of electrical energy by flowing the electric current is varied of work is called electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इसमें बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। रेजिस्टर हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है, एमीटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती है, इसको हम एक प्रॉपर सर्किट कहते हैं। उसमें जो पावर की जो वैल्यू होती है वो होती है P इक्वल टू वी आई, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, जहाँ पे I जो है वो करंट है, R है रेजिस्टेंस, और V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पावर P जो है करंट पावर है, ठीक है। जहाँ पे इस बुक में रेजिस्टर लिखना है वहाँ पे रेजिस्टेंस लिख दिया है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस लिखना है वहाँ पे रेजिस्टर लिख दिया है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू आई आ रही है, हमें पता है, ठीक है। I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर होगा। तो पावर का वैल्यू क्या होगा, पावर की वैल्यू होगी, क्योंकि पावर की वैल्यू क्या होती है, V इंटू आई होती है ना। तो जहाँ पे I है वहाँ पे V अपॉन आर लिख सकते हैं, तो पावर की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी, ठीक है। फिर हम सिमिलरली वैल्यू को पुट करके P इक्वल टू आई स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आई आर स्क्वायर जो है वो गलत हो जाएगा। हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टिव वायर इज़, तो जब भी कोई भी रेजिस्टिव वायर मीन्स जिसके पास रेजिस्टेंस है, उस वायर में जितना हीट जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द वायर, ठीक है। तो करंट टाइम से तो कोई मतलब ही नहीं है, रेजिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता, वो रेजिस्टेंस के स्क्वायर पे नहीं डिपेंड करता, बस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जूल्स लॉ क्या कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर हीट एच इज़ प्रोड्यूस्ड, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एक कंडक्टर से तो हीट एच प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो हीट एच जो है वो डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के, टाइम टी के, और करंट जो फ्लो कर रहा है आई से, ठीक है। तो जो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4 × 2 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए फ्यूज प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट फ्रॉम, एक जो फ्यूज़ लगाते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लगाते हैं फ्यूज़ को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, ठीक है। मीन्स कभी कभी ऐसा ना होगा, मतलब करंट जो है वो अचानक बढ़ जाए, इससे क्या होगा, जितने भी अप्लायंसेस उससे कनेक्ट है ना वो सारे ही बेकार ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से क्या करते हैं, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। फ्यूज़ एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ह्यूमन बॉडी, फ्यूज़ जो है वो एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है हमारे ह्यूमन बॉडी से और सर्किट से, ठीक है। इट प्रिवेंट्स एनी डैमेज टू द इलेक्ट्रिक डिवाइस बाय रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस करंट फ्लो, जैसे ही करंट का एक्सेस फ्लो होगा फ्यूज़ वायर खुद ही मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल अप्लायंसेस जो लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग ऑफ करंट एंड ब्लैकआउट्स, ठीक है। इट ऑल्सो ऑब्विएट्स द डैमेज काउज्ड बाय द मिसमैच ऑफ लोड का मिसमैच होने से जो होगा डैमेज हो सकता है उसको भी वो रोकता है। When and a short circuit occurs, the fuse blows, thus limiting the damage to the connected device. जैसे ही क्या होता है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तो पहले जो होगा फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा, इससे हमारे घर में जो अप्लायंसेस लगे हैं उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज LED स्टैंड फॉर, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो LED stands for light emitting diode. It is a semiconductor device that emits visible light when an electric current passes through it. तो LED जो है एक इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, और ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, जो कि विजिबल लाइट एमिट करता है जब भी इसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। और ये जस्ट अपोजिट होता है किसके, फोटोवोल्टिक सेल से, ठीक है। जो कि क्या करता है, फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक विजिबल लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम सोलर पैनल लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है, तो वो फोटोवोल्टिक सेल हो गया। लेकिन जो जितने भी लाइक LED है, LED इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके क्या करता है, हमें वाइट लाइट देता है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज़ कॉल्ड, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट ही होती है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि वोल्ट मीटर से ही मेज़र करेंगे, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो
जितने भी मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें सर्किट में मेज़र करना था हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे यूज़ वोल्ट मीटर का, ठीक है। हमेशा हम वोल्ट मीटर को किससे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और एमीटर जो है, एमीटर का यूज़ करते हैं करंट को मेज़र करने के लिए, इसको कनेक्ट करते हैं हम सर्किट में सीरीज़ में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इसमें से बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बिल्कुल सही चीज़ है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है, हम करंट पास करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई भी अगर एक सर्कुलर कॉइल होगा उसके अंदर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो हमेशा पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर जो है वो सही नहीं है, ठीक है। वायर विच विथ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। एक्चुअली जो रेड होता है ना वो लाइव वायर कहते हैं उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये सही है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको डिस्कवर किसने किया था, माइकल फेराडे ने। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर इलेक्ट्रिक करंट कॉइल आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है। द ग्रीन इलेक्ट्रिकल वायर इज यूजुअली नॉट अ लाइव वायर, द रेड वायर इज यूजुअली अ लाइव वायर, ठीक है। तो हम रेड वायर जब होता है ना तो हम समझते हैं कि वो लाइव वायर है। ग्रीन वायर जब है इसका मतलब क्या है, वो एक ऐसा वायर है जो उसको हम अर्थिंग के लिए यूज़ करेंगे। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए। एमीटर का तो हम यूज़ करते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है ना वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। इन 1834 फ्रेंच साइंटिस्ट एंद्रे मैरी एम्पियर इन्वेंटेड द गैल्वेनोमीटर, दिस डिवाइस इज यूज टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो 1834 में जो है एंद्रे मैरी एम्पियर ने ही इन्वेंट किया था क्या, एक गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, जो कि क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, वो भी स्मॉल करंट को। और एनीमोमीटर क्या है, इसका हम यूज़ करते हैं विंड पावर स्पीड, विंड की पावर और स्पीड को मेजर करने के लिए। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइग्रोमीटर, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर maintained at several thousand volts, it produces which of the following release electrons, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं जो कि अलग अलग हम वोल्टेज पे उसको मेंटेन करते हैं ना, बहुत हाई वोल्टेज पे मेंटेन करते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आंसर देखते हैं इसका, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज डिफाइंड एज अ फिल्ट्रेशन डिवाइस दैट इज यूज टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम लाइक स्मोक एंड फाइन डस्ट फ्रॉम द फ्लोइंग गैस। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन डिवाइस है, ठीक है, जो स्मोक फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो है वो गैस से रिलीज़ करता है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, दे आर यूज इन इंडस्ट्री एंड लाइक स्टील प्लांट, थर्मल एनर्जी प्लांट्स। तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो हार्मफुल पार्टिकल्स वो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में ना जाए, इसको रोकने के लिए हम इसका इंस्टॉल करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आर इन फॉर्म ऑफ वायर मेश एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। ये इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, एक वायर मेश की तरह होता है, ठीक है, कह सकते हैं मैट की तरह होता है, और उसमें जो प्लेट्स लगी होती हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसमें। These electrodes are vertically placed and alternate to each other. The gas bond particles such as the S are ionized by the high voltage discharge electrode by the corona effect. तो इसमें क्या होता है कि जब भी यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह निकलेंगे तो पहले तो ये आयोनाइज जाएंगे क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। इससे क्या होगा, वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं, इसको डिटेक्ट करना था, उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, उसके लिए हम डिवाइस यूज़ करेंगे कौन सा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो हम देखते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या काम है। तो पहला है गैल्वेनोमीटर, इसका हम यूज़ करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए किसी भी सर्किट में। मैग्नेटोमीटर का यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंडक्शन और फील्ड कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट है ये। बैरोमीटर जो है इससे हम मेज़र करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम यूज़ करते हैं मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर या फिर आर्टरी स्टूल है, ठीक है।
द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है नाइक्रोम, ठीक है। तो वायर ऑफ नाइक्रोम इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, इट इज़ एन अलॉय दैट कंटेंस 80% निकल एंड 20% क्रोमियम। तो नाइक्रोम जो है इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, और नाइक्रोम एक कोई मेटल नहीं है, ये एक कह सकते हैं ये एक अलॉय है, ठीक है, जो कि बनता है किससे, निकल से और क्रोमियम से। इसमें दोनों की रेशियो क्या होती है, निकल होता है 80% और क्रोमियम होता है 20%। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ क्वाइट हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए तो हीटर मेल्ट नहीं करता उतना हीट होने के बाद भी। तो ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी है मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू विच इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफार्मर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपोनेंट कैन नॉट बी डेवलप्ड विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें से क्या है जो इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो वो है हमारे पास ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी मेड विद एन इंटीग्रेटेड पावर सर्किट, इंटीग्रेटेड पावर सर्किट ऑल्सो नोन एज द चिप। तो ट्रांसफार्मर जो है हम इसको कभी भी इंटीग्रेटेड पावर सर्किट में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे कि आईसी जैसे लैपटॉप वगैरह में होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, उसमें हम इसको चिप की तरह कह सकते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट मेड इंस्टाइड द सेमी कंडक्टर मटेरियल इन एडिशन टू पैसिव कंपोनेंट्स लाइक रेसिस्टर, कैपेसिटर एट्सेट्रा। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कैसे होता है, कैसे बनता है, ठीक है। इसमें रेसिस्टर होते हैं, कैपेसिटर वगैरह होते हैं, अलग अलग सेमी कंडक्टर के कंपोनेंट होंगे लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस टू कन्वर्ट। ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले तो ये अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है, हाई वोल्टेज एसी को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज एसी में, ठीक है। अ ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर बाय मैग्नेटिक कपलिंग विथ नो मूविंग पार्ट्स। तो ट्रांसफार्मर की एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है, जहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, बस वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वेयर इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ट्रांसफार्मर जो है वो किसके बेसिस पे काम करता है, ये काम करता है किस प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे। लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अ ट्रांसफार्मर कैन डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ट्रांसफार्मर जो है वो क्या कर सकता है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो सारे काम कर सकता है, लाइक वो एसी करंट को स्टेप अप कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है, स्टेप अप एक एसी पावर, ठीक है, स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। लेकिन ये स्टेप अप जो है अकाउंट एसी पावर जो है वो नहीं कर सकता, वोल्टेज और करंट में ही बस चेंज ला सकता है, ठीक है। Transformer cannot stop up AC power. A transformer is an electrical device that transfers electrical energy from one circuit to another circuit. तो ट्रांसफार्मर जो है वो कभी भी एसी पावर को स्टॉप अप नहीं कर सकता, ठीक है। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए, ठीक है, लाइक हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लो से हाई, ठीक है। द ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ओनली फॉर द अल्टरनेटिंग करंट। तो ट्रांसफार्मर जो है हमेशा वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करता है। दिस कैन रिड्यूस और इंक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड इंक्रीज द अल्टरनेटिंग करंट बट इट कैन नॉट इंक्रीज द रिक्रोशिव एनर्जी। तो ये अल्टरनेटिंग करंट को या वोल्टेज को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। डीसी के साथ कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्ट करंट के साथ, लेकिन एसी को वो कर सकता है। इन एन अल्टरनेटिंग करंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज टू ईजिली एंड एफिशिएंटली कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर। तो जब भी एसी करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसमें हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में शिफ्ट होने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। इन एन अल्टरनेटिंग करंट अ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी करंट जो है एसी करंट जो है वो ट्रांसफार्मर में एक पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्टेप अप और डिक्रीज स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल्स बिटवीन सर्किट। जनरली हम ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों करते हैं, एसी करंट को एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या एसी वोल्टेज को कम करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये होता है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है।
फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो जितने भी फिलामेंट होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में वो टंगस्टन के बने होते हैं। टंगस्टन इज़ ऑफन द एसेंशियल पार्ट ऑफ बल्ब्स। टंगस्टन जो होता है ना वो बल्ब का काफ़ी एसेंशियल पार्ट है। टंगस्टन इज़ एन एलिमेंट यूज इन फिलामेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट बल्ब्स। तो टंगस्टन जो है इसका हम यूज़ करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए लाइट बल्ब्स का। वाइल लेड इज़ अ केमिकल एलिमेंट एंड मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो अ केमिकल एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर इज़ 12। अब बाकी जो मेटल्स हमारे पास दिए हुए हैं ना उसके बारे में बता रहा है। मैग्नीशियम जो इसका सिंबल क्या होती है Mg, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। लेड को कैसे दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल में Pb से, ठीक है। टिन को कैसे दिखाते हैं Sn से, ठीक है। तो ये मतलब कुछ कह सकते हैं सिंबल है, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इसे। तो अलग अलग इसके जो है लाइक इसके सिंबल हैं, है ना। एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमें देख लें टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी हाई होती है, जो कि होती है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिक शेल। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल आर कॉल्ड। तो जब भी हम अलग अलग जितने छोटे छोटे सेल्स हैं उसको कनेक्ट करते हैं इस तरीके से कि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव मिल रहा हो, ठीक है। ऐसे ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको जो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैटरी, ठीक है। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। जब भी पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव और दूसरे का नेगेटिव को हम जब एक दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब बैटरी कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी जो है वो कौन से एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। A battery converts chemical energy into electrical energy. The battery has 2 terminals, that is positive and negative, and its positive terminal is called the cathode and the negative terminal is known as anode, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि जो बैटरी होती है ना वो क्या करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहेंगे कैथोड, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहेंगे, हम एनोड कहेंगे। और ये जो बैटरी है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो है हमारे पास बैटरी, ठीक है। अ बैटरी इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिकल सेल्स दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है, जो क्या करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एवरी बैटरी इज़ बेसिकली अ गैल्वेनिक शेल where redox reactions takes place between 2 electrodes which act as the source of the chemical energy। तो जितने भी बैटरी है ना, ठीक है, वो एक गैल्वेनिक शेल होते हैं जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। अ जनरेटर इज़ अ डायनमो इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने देखा कि बैटरी जो है वो क्या कर रहा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। लेकिन जो जनरेटर वगैरह होती है वो क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द जनरेटर वॉज ओरिजिनली डिजाइन बाय निकोला टेस्ला। जनरेटर को किसने डिज़ाइन किया था, निकोला टेस्ला ने, ठीक है। और जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अ ट्रेडिशनल बैटरी कंटेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। जितने भी ट्रेडिशनल बैटरी वगैरह होते हैं वो क्या उसमें क्या होता है, ठीक है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड उसमें होता है, ठीक है। अभी भी घरों में यूज़ करते हैं ना ये बैटरी, ठीक है, जहाँ पे पहले हम चार्ज करते हैं उसको लाइट से, फिर उससे जब लाइट जलाया था तो हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है, उसमें। हाउ मेनी टर्मिनल्स डज नॉट इलेक्ट्रिक सेल डज एन इलेक्ट्रिक शेल हैव। तो इलेक्ट्रिक सेल्स के पास कितने टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो 2 टर्मिनल होंगे ना, एक तो पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं कैथोड, नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनोड। इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड द मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड एंड मार्क द पॉजिटिव साइन एंड द नेगेटिव साइन। जो छोटा वाला आपने बैटरी देखा होगा, छोटा वाला जो सेल होता है उसमें एक साइड में क्या होगा पॉजिटिव, दूसरी साइड में क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द टर्मिनल, ठीक है। तो पहला तो एक जो मेटल डिस्क जिधर साइड लगा होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, और जिस साइड प्लेट होती है वो क्या होती है नेगेटिव होती है, ठीक है।
अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल होती है उसमें, ठीक है। द चार्ज हैज़ टू बी पास्ड डैश टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल। तो हम चार्ज को किस तरीके से पास करेंगे ताकि जो है गैल्वेनिक सेल से हम मैक्सिमम वर्क हमें मिले, ठीक है। तो हमें चार्ज को पास करना होगा रिवर्सिबली, ठीक है। अब देखते हैं रिवर्सिबली पास करने का क्या मतलब है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेइक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो सेल दो तरीके के होते हैं, एक तो हम कहते हैं एक को गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल्स डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। जितने भी गैल्वेनिक सेल होते हैं ना, वो जो हम यूज़ करते हैं वो अपना एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलता है उनको, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूसली जो होता है उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं एंड दस रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स लाइक अ डीसी बैटरी और एन एसी पावर सोर्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें कोई भी अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, उसको पहले तो उसको चलाने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल सप्लाई देना होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब हमें समझना वर्क क्या होता है। वर्क तो सेम एनर्जी का जैसे फॉर्मूला होता है वैसे वर्क का होगा कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्क डन 1 सेकंड में जो काम होगा, ठीक है, जितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे जब हम पोटेंशियल को V को हम I से मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल देन चार्ज हैज़ टू बी पास्ड रिवर्सिबली। अगर हमें अगर हमें कोई भी गैल्वेनिक सेल है उसमें मैक्सिमम वर्क चाहिए तो हमें कैसे चार्ज को पास करना होगा, रिवर्सिबली पास करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिज्म, ठीक है।